नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, इस समाज में, इस देश में युवा जो है, ये हमारा प्रकृति जो है और ये समाज जो है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करें तो इस देश में हमारा देश की भारतीयता भारत से ही हट चुकी है। हट नहीं, कम हो चुकी है। तो उसी सिलसिले में हम आपको आज विस्तृत रूप से बातें करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे सर के साथ। सर, आपका स्वागत है सर। नमस्ते भैया। सर, आप अपना एक छोटा-सा परिचय देते हुए सर, इस ये चीज़ की तरफ थोड़ा हम लोग को केंद्रित करेंगे सर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण मोतीवाला। मैं पुणे में एज ए मैरिज काउंसलर करके रिटायर हुआ हूँ। मेरा एमकॉम है, एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क, एलएलबी है यस सर। और पीएचडी है। हुँ, मैंने काउंसलिंग का 30 साल का मेरा अनुभव है। आज तक मैंने 12 से 13 हज़ार केसेस हैंडल किए हैं अच्छा, अच्छा। टोटल। इसमें बहुत सारे केसेस में रिकन्सिलेशन किया है। जहाँ रिकन्सिलेशन पॉसिबल नहीं है हुँ, वहाँ म्यूचुअली प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होए, ये भी हमने देखा है। और हमारा जो सक्सेस रेट है यस सर। वो 55 टू 65% के बीच में सक्सेस रेट है। अच्छा, ये बहुत बड़ी मैं बात है। अभी हमारा पुणे में हुँ, माइंड सोल काउंसलिंग सेंटर करके मेरा खुद का काउंसलिंग सेंटर है। पुणे में हाँ, सर। पुणे में। मेरा ईमेल आईडी है drpraveen PRAVINMOTIWLA@gmail.com। क्या बात है सर। और लोगों की कुछ भी परेशानी रही हस्बैंड वाइफ में या फैमिली में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको जिस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है वो देने का मैं प्रयास कर सकता हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है कि फैमिली रिकंसाइल कैसा करना। इफ रिकंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल तो लीगल उनको एडवाइस क्या देना, किस तरीके से उनको ये हो बिल्कुल, सके, बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखने का प्रयास होता है। सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैरिज रिकॉन्सिलिएशन मतलब अभी जो जिस तरह से चल रही है अभी हमारा समाज, उसमें मतलब विवाह तो हो जाती है सर, लेकिन वो वैवाहिक संबंध जो है वो कुछ समय के बाद टूट जाती है। इसके पीछे सर ये भारतीयता का कमी कहें या लोगों में एक दूसरे को पहचानने जानने की कमी कहें या ये फिर बचपना हम कहें सर? पहली बात मैंने जानने की कमी में होऊंगा। मेन रीज़न यही है। अभी मुझे एक बात बताओ, शादी क्यों करना, वाई? बिल्कुल, बिल्कुल। यही युवा को यदि पूछा जाए तो उनके अलग अलग आंसर मिलते हैं, ज़िंदगी भर साथ ये वो। हुँ, हुँ। पर वास्तव में वो निभा सकते हैं क्या? नहीं निभा सकते, या निभाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि शादी के पहले ही उन्होंने अपने को क्या चाहिए वो देखा नहीं है। मुझे किस टाइप का पार्टनर चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। वो देखना बहुत ज़रूरी है। और शादी क्यों करना है? अपना एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं लैप्स है। अच्छा, जैसे? जैसा स्कूल में या कॉलेज में कभी पढ़ाया नहीं जाता कि व्हाट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ द मैरिज। मैरिज का एक महत्वपूर्ण अंग है कि हस्बैंड वाइफ फिजिकल रिलेशनशिप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यदि इस चीज़ को पढ़ाया नहीं जाता है और घर में भी माँ बाप भी अपने बच्चों से कभी बात यस, नहीं करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और हाउ टू चूज़ द पार्टनर, वो कैसा चॉइस करना है, ये कभी अपन देखते नहीं है। इसमें बहुत ऑफ लैकुना रहता है। अपने यहाँ जो शादियाँ करते हैं अपन, वो गुण मिलाप करते हैं। हुँ, हुँ। 36 गुण मिल गए ने बहुत ही बढ़िया एकदम, अभी ज़िंदगी में कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अपन देखते हैं। पर वास्तव में ऐसा है क्या? मैंने इसका स्टडी किया है। अच्छा। जिनके 36 गुण हुए हैं, ऐसे मैंने 50 लोग लिए, और जिनकी शादी विदाउट पत्रिका से देखी है, ऐसे 50 लोग की है। हुँ, हुँ। तो ध्यान में ऐसा आता है कि दोनों तरफ डाइवर्स का प्रमाण लगभग सेम है। सेम है। इसके पीछे थोड़ा-सा जाइएगा डिटेल में थोड़ा हम चाह रहे हैं क्योंकि पहले जिस समय में ये अभी जैसे मिलाते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है वो जो मतलब अलग चीज़ है, जो 36 गुण पहले हाँ, का ये जो आया था, अभी उसमें देख रहे थे कि सक्सेस रेट ज़्यादा था सर। हाँ, समाज में अभी भी गाँव ग्रामीण नहीं, क्षेत्र में जो है आपका कहना है सक्सेस रेट। अभी सक्सेस रेट किसको बोलना चाहिए? कि वास्तव में वो सही ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसको सक्सेस रेट मिलेंगे। हुँ, हुँ। पहले इतना अवेयर नहीं था कि भाई मैरिज में डिस्प्यूट है तो इसके लिए सोल्यूशन किधर है, क्या है क्या नहीं। हाँ, अभी बहुत सारे कानून से लोगों में अवेयरनेस है। बिल्कुल, इस बिल्कुल। कारण वो, मुझे एक बात बताइए, 4 भीत के अंदर यदि हस्बैंड वाइफ
रहते हैं तो अपन उसको हस्बैंड वाइफ बोलना चाहिए क्या? यदि इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई बात नहीं करते हैं, कोई एक में को दिखते नहीं है, खाली समाज को दिखाने के लिए वो एक साथ रहते हैं, तो इसको अपन सही लाइफ बोलेंगे क्या? बिल्कुल ये देखना बहुत ज़रूरी है। सर। इस जो ये बात आप बोले सर, इस चीज़ पे थोड़ा सा और, अगर कोई ऐसा फैमिली हो जिसमें कि वाइफ और हस्बैंड का दोनों का मतलब कोई रिलेशंस ना रह चुका हो, बात कभी कभी हो रहा हो, मतलब दोनों के बीच का जो एक बन रहता है आपस में एक जो संबंध है, वो अगर सर टूट जाए तो क्या वो लोग को आपस में रहना चाहिए या फिर साइड हो नहीं, जाना मुझे एक बात सिंपल सी बात है कि मेरा और मेरे वाइफ का बिल्कुल पट्टा नहीं है, हम खाली लोगों को दिखाने के लिए साथ में रह रहे हैं चाहिए? क्या? तो वो रहना उचित है क्या? लोगों के लिए शादी करते हैं क्या? शादी का मतलब क्या है कि देखिए, अपन अपने माँ बाप को अपने चॉइस से नहीं ले सकते, बिल्कुल सर। ओके? क्या अपना चॉइस रहता है पत्नी या पति निवड़ने का, वो अपने को कानूनन अधिकार मिला है। भाई यह अधिकार का अपन सही इस्तेमाल करते हैं क्या? माँ बाप बोलते हैं, कोई रिलेटिव बोलता है शादी कर लो, इसलिए शादी कर लेते हैं। अपनी क्या ज़रूरत है, अपने को किस टाइप का पार्टनर चाहिए, ये बहुत देखना ज़रूरी है। मैंने इस बारे में एक कुंडली बनाई है। अच्छा। उसको मैंने भाव विश्व कुंडली नाम दिया है। उस कुंडली में लगभग मैंने 13-14 पॉइंट ऐसे दिए हैं कि वो देखने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। जैसे एजुकेशन, अभी एजुकेशन खाली पूछते हैं भाई तुम कितने पढ़े हो, बोलता मैं इंजीनियर हूँ, तो वास्तव में इंजीनियर है क्या वो, कि डिग्री अपना डिप्लोमा होल्डर है? बहुत बार ये सब छुपाया जाता है ये एजुकेशन हो गया, फिर खुद की बीमारी हो गई, वो छुपाया जाता है। अभी सिजोफ्रेनिया है, घर वालों लोगों को मालूम है कि सिजोफ्रेनिया है, पर शादी करते टाइम वो बात बताई नहीं जाती है। और सिजोफ्रेनिया का पर्सन कुछ दिन अच्छा रहता है, कुछ दिन फिर उसका बिगड़ता है, फिर शादी होने के बाद पता चलता है कि उसका ये ठीक नहीं। इसलिए मैंने आरोग्य कुंडली बनाई है कि उसमें क्या क्या देखना चाहिए, फिर सामाजिक स्थिति कैसी है उनकी, वास्तव में है कि नहीं, वो बिजनेस करता है कि जॉब करता है। बहुत बार क्या करता है कि लड़का शादी के लिए अभी लोगों को दिखाना है तो दिखाते हैं बहुत अच्छा जॉब है, थोड़े दिन के लिए टेम्पररी जॉब पे जाता है बस, फिर वो वास्तव में वो इंक्वायरी करना चाहिए कि इसका जॉब परमानेंट है कि टेम्पररी है, उसका खुद का बिजनेस है कि वो वहाँ पे क्या है, बिजनेस किसके नाम का है, उसकी प्रॉपर्टी है क्या नहीं है, घर का एजुकेशन कैसा है, घर का वातावरण कैसा है, वेजिटेबल है कि नॉन वेज है, क्या खाते हैं। फिर मैं नॉन वेज यदि खाता हूँ और मेरा पार्टनर वेज वाला है तो हमारी कहाँ तक जमेंगी, या क्या क्या नहीं, या फिर त्याग करना होगा, नहीं तो ये सब शादी के पहले अपन ने देखा तर फैमिली से हो सकती है और अपना सुदृढ़ भारत बहुत अच्छे से बन सकता है क्या? सर इस चीज़ पे एक चीज़ और पूछना चाहिए, क्योंकि क्या होता है समाज में कि 15 साल 20 साल साथ में रह लेते, वो तो आप देखे ही होंगे। हाँ, उसके उनके बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, बराबर। फिर पारिवारिक टेंशन के कारण से बच्चा का भी कुछ जो मेंटल पीस होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ये जिस फैमिली में हस्बैंड वाइफ का नहीं पटता है, अपने को लगता है कि छोटे बच्चे हैं उनको कुछ समझता नहीं है, उनको बहुत कुछ समझता है, पर जो रिएक्शन है उनका, वो जब 14 से 16 साल के होते हैं तब आगे चल के रिएक्शन उनका अलग अलग तरीके से आता है, बिहेवियर में चेंज होता है, बातों में चेंज होता है, उनके दिमाग में एक अलग टाइप का एक परिणाम होता है, फिर उसके रिफ्लेक्शन समाज को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उसने अपने घर में माँ बाप के झगड़े देखे हैं, बिहेवियर देखा है क्या नहीं। सर इसमें समाज में जो उसके सबसे पहले परिवार आते हैं, उनके घर वाले हो ना, तो परिवार को सर उसको क्या करना चाहिए कि मतलब उसे ठीक से सही से मतलब जो भी है काउंसलिंग करके उनको ठीक आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर उन्हें कहा दिया अगर ऐसा है तो उसको कहा जाना चाहिए कि हट साइड हो जाओ। अभी अपने यहाँ क्या था, पहले जॉइंट फैमिली था, तो जॉइंट फैमिली में यदि हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो गए, कुछ हो गए, तो बूढ़े लोग अपने दादा दादी लोग उनको अलग तरीके से समझाते थे। अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, झगड़ा हो गया कि वो फिर बहुत दिन अलग रहते हैं, फिर साथ आने की कोशिश करते हैं, फिर झगड़े होते हैं क्या। अभी इसके लिए अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए कि यदि हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं या कुछ नहीं पट्टी है तो उन्होंने प्रॉपर काउंसलर के पास जाना चाहिए और काउंसलर से अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए कि किस बात से दोनों में पट्टी नहीं है। काउंसलर ये क्वालिफाई रहता है,
वो उनको साइंटिफिक दृष्टि से इनका प्रॉब्लम क्या है वो समझता है, और उस हिसाब से दोनों को मिलके उनको कैसा सॉल्यूशन चाहिए इसमें बीच में का रास्ता निकालने का प्रयास करता है। वो भी जो भी रास्ता वो चुनते हैं, तो प्लस पॉइंट कौन सा है, माइनस पॉइंट कौन सा है, ये देख के उनको रियलाइज़ करें। काउंसलिंग का काम रहता है रियलाइजेशन, उनको सलाह देना ये काम नहीं है काउंसलर का। वो जो निर्णय ले रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है, प्लस पॉइंट होने वाला है या माइनस पॉइंट होने वाला है, फिर माइनस पॉइंट है तो इस रास्ते पे जाना या नहीं जाना। इस तरीके से मेजर काउंसलिंग का काम करते हैं। तो सर जैसा कि अभी बातचीत चल रहा था सर, तो अभी जो समय में आ गया है रिलेशनशिप, लिव इन पहले आ चुका है, उसके बाद फिर अभी जो मतलब फ्रेंडशिप करके पहले आ जाता है, और उसके बाद फिर देखा जा रहा है सिचुएशनशिप से आ जा रहे हैं। तो ये चीज अभी समाज को सर किस दिशा में ले जा रही है और ये क्या है सर? जी, अभी दिन पे दिन यदि पुणे, बॉम्बे जैसा सिटी में जाओगे आप या बड़े सिटी में जाओगे, और विशेषता ये हमने IT क्षेत्र में एक सेमिनार लिया था और उसमें हमने 100 फैमिलीज ऐसे फाइंड आउट किए थे कि जो रिलेशनशिप में रहते हैं, और उनका सेमिनार लिया था। लगभग 70 से 80 लोग उसमें आए थे, और रिलेशनशिप में वो कोई झंझट पालना नहीं चाहते हैं। रिलेशनशिप वो, पर उसमें फिर प्रॉब्लम आता है। 4 साल रिलेशनशिप रहे और बाद में छोड़ दिए तो फिर प्रॉब्लम आता है। फिर उसमें यदि बच्चा हो गया तो बच्ची का स्टेटस क्या, वो अनौरत बच्चा कहला जाता है। पर अभी 2005 का जो कानून निकला है उसमें लॉन्ग टर्म लिविंग रिलेशनशिप रहे तो उसको भी अलग तरीके से कानूनन माना जाता है, पर वो हस्बैंड वाइफ जैसा रहना चाहिए। आजू बाजू लोगों को पता चलना चाहिए कि वो हस्बैंड वाइफ जैसा रहते हैं, पर वास्तव में वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहते हैं। तो उनको कानून का संरक्षण अलग तरीके से 2005 का जो कौटुंबिक हिंसाचार कायदा है उससे बेनिफिट मिला है। इसमें मेन रीज़न क्या है कि अभी जो एक ट्रेड चल रहा है कि कानून का दुरुपयोग करना, वैसा कानून बनाया गया है अच्छे के लिए, औरतों को संरक्षण मिलना चाहिए, पर इस संरक्षण का फ़ायदा न लेते हुए गैर फ़ायदा लेने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, और इस कारण 498A केस दाखिल करते हैं। उसमें ये धारणा रहती है कि ये केस दाखिल कर दिया तो हस्बैंड को और उनके माँ बाप को और फैमिली को तुरंत अरेस्ट करो, अंदर डालो। अभी इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं, ओके। फिर भी लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल देते हैं, फिर मेंटेनेंस का केस डाल देते हैं, फिर और कोई रिस्टिट्यूशन का केस डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस डाल देते हैं और आदमी को हरास करते हैं, और ये हरासमेंट का परिणाम से बहुत होता है, और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट युवा और यूथ में, औरतों को भी बहुत प्रॉब्लम रहते हैं कि चीटिंग करके होता है, फिर रात में हस्बैंड आगे सहकार्य करेंगे या नहीं करेंगे, वो किस तरीके से ज़िंदगी देंगे, क्या देंगे, ऐसा बहुत सारे डर्स रहते हैं। सर और ये चीज़ जो आप अभी बताए सर, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो इस समय में है सर, तो ये जो आप बोले ये कानून का गैर फायदा उठाना, क्या कानून के साथ एक मतलब मजाक कर लेना इस सब चीज़ से? नहीं, मजाक नहीं, इसका दुरुपयोग मैं बोलूँगा। कानून बनाए हैं अच्छे के लिए, उनको महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, पर उसका उपयोग न होते हुए उथल तरीके से केस दाखिल करते हैं, और बाद में वो केस औरत तो हार जाती है। एक सर्वे के मुताबिक 498 बोलो या ऐसे केसेस जो है उसमें 75 से 80% आदमी निर्दोष छूट जाता है, और निर्दोष छूटने के बाद ये कानून पे निर्दोष छूटा है इसलिए आदमी को डाइवर्स मिल जाता है इजीली, क्योंकि इसमें हरासमेंट किया है वाइफ ने फैमिली के साथ और उसके साथ। इस हरासमेंट के आधार पे उनको डाइवर्स मिल जाता है। अच्छा सर, तो ये चीज़ जो बोले आप सर, तो क्या समाज में आपको क्या लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस वास्तव में महिलाओं के ही प्रति है या फिर पुरुष के? नहीं, पूरे अभी ट्रेड्स बदल गया है बहुत सारा। अभी पुरुष पे भी बहुत अत्याचार होते हैं, लेकिन वो समाज में पर अपने यहाँ पुरुष ने यदि सपोज मेरे को मेरी बीवी मारती है ऐसा मैं लोगों को बोलूँगा तो लोग क्या मेरे को कहेंगे, अरे भाई ये तो मार खाता है आदमी, ये क्या ये करेंगे। इसलिए आदमी अपने को एक्सप्रेस नहीं करता है, और इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी हाल ही में 2-3 घटनाएं आपने देखी होंगी कि हस्बैंड ने आत्महत्या कर ली, उसका रील बनाया है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट और इधर केसेस चल रहे हैं। क्या
ये कानून का दुरुपयोग का सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये लिया है, संज्ञान लिया है। यस सर। और उसमें बहुत सारे गाइडलाइन दिए हैं कि इस आधार पे ही आप केस दाखिल कर सकते हो। ये एक अच्छा बदलाव हो रहा है, इसलिए पुरुषों को डरने की ज़रूरत नहीं है या औरतों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने कानून का सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो उनको न्याय मिलता है। अभी सही तरीके का इस्तेमाल यानी क्या है कि सपोज हस्बैंड वाइफ को बहुत मारता है, तो अपने यहाँ क्या करते हैं, पहले मारने के बाद मेरे को इसने कितने झापड़ मारा था, ये वर्ल्ड कितना टाइम रहेगा, 1-2 घंटा रहेगा, 3 घंटा रहेगा, या पीठ पे कहीं मारा भी रहा तो 2-3 घंटा रहेगा या 4 घंटा रहेगा। तो अपने यहाँ रोने में 2 दिन चले जाते हैं, फिर रिलेटिव के यहाँ चले जाते हैं और महीने 2 महीने के बाद केस दाखिल करते हैं। तो उसके बाद केस दाखिल करने के बाद मेडिकल एविडेंस तो कोई रहता नहीं है, इसलिए अन्याय होते हुए भी वो अन्याय हो गया तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं होता है, कानून का उस पर अत्याचार हुआ है पर वो सिद्ध नहीं कर सकता है। और कानून जो है ब्लैक एंड वाइट पेपर पे चलता है, इमोशनल नहीं चलता है, वहाँ पे तुमको सिद्ध करना पड़ता है। ये नहीं, अभी आँख खोल दी है, अभी चंद्रचूड़ साहब ने आँख खोल दी है और ये किया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एक कहा जाए तो बहुत बड़ा स्टेप है। यस सर, अभी जैसा आप बता रहे थे सर, तो इसमें समाज जो है ये कैसे अपने आप को सर बना करके, क्योंकि मैंने यही बताया है कि शादी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। माँ बाप ने उनके पसंदी का, और मैंने जो भाव विश्व कुंडली दिया है इसका स्टडी करके यदि अपन ने देखा तो अपने फ्यूचर में अपने को क्या करना है, वाइफ को जॉब करने देना है या नहीं करने देना है, या वो घर में रहेंगी, ये सब बातें पहले ही क्लियर होना चाहिए क्या। और वाइफ भी जॉब करेंगी, हस्बैंड भी जॉब करेंगे, तो दोनों घर का बैलेंस कैसे करोगे, ये भी देखना चाहिए। नहीं तो फिर मेरे को घर का खाना भी चाहिए, तुम ये भी करो, घर के काम भी करो, मैं जॉब करूँगा, मैं आराम से टीवी देखते बैठूँगा, ये नहीं होना चाहिए। और अपने यहाँ सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम मोबाइल से और टीवी से, इसके कारण बहुत सारे लाइफ ख़राब हो चुकी है। मोबाइल में यदि उसके लड़की के फ्रेंड का कोई नंबर होगा तो तेरा क्या संबंध है, क्या या गड़बड़ है, क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें का इतना इम्पैक्ट होता है। और लड़कियों के या लड़के के माँ बाप का इंटरफेरेंस ये बहुत है। शादी होने के बाद सवेरे माँ फ़ोन करती है, माँ मैं आज क्या सब्जी बनाऊँ, सब्जी कैसे करूँ, रोज़ डेली एक में को कम्युनिकेशन, वो ज़रूरी है क्या कम्युनिकेशन। उसके कारण क्या होता है कि एक दोनों में दुरावा निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें टालने से सदृढ़ ज़िंदगी हो सकती है। सर, ये जो सर जैसा अभी की बात आप बता रहे थे सर, तो ये सब तमाम जानकारी सर कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि खुद से हम ले पाए, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और सबसे ज़्यादा वैवाहिक जीवन से पहले जो एक्सपेक्टेशंस होता है, फिर रियलिटी होता है, ये हर जगह सर ये मतलब पूरा का पूरा फुलफिल किसी से नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से जितना एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो पाएगा सर। तो इस चीज़ को कैसे अपने आप में बनाए रखें, और ये क्योंकि रिलेशनशिप बहुत मैटर करती है। वैवाहिक जीवन में दोनों ने एक में का सम्मान करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यदि वाइफ को पीन लगी तो आदमी के आँख में भी पानी आना चाहिए। इतने जब तुम घुल मिल जाओगे, विश्वास, एक में को मदद, एक में को ये ना हो, एक में का कहीं पे भी अपमान ना हो, और कभी भी एक में पे कभी हाथ ना उठे और रिस्पेक्ट करे, तो इससे दाम्पत्य जीवन बहुत ही सही तरीके से हो सकता है। इसलिए मैंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है विवाहाची वहिवाट, मराठी में बुक है, मराठी में। ओके, ये बुक गंगा में मिल सकती है। ओके, इसमें मैंने हाउ टू चूज द पार्टनर से लेके तो सुखी जीवन कैसा रहता है, हनीमून यानी क्या रहता है, और फिर कुटुंब बजट कैसा रहता है, फैमिली बजट कैसा होना चाहिए। यदि दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं तो एक का पैसा जमा होता है, एक का खर्चा हो जाता है, और जॉइंट नहीं रहता है तो उसका एक जॉइंट अकाउंट खोलना चाहिए, महीने का उसको ये करना चाहिए, कितना बजट लगता है, क्या लगता है, ये देखना चाहिए। और जॉइंट अकाउंट दोनों को फ्री एक्सेस रहना चाहिए, और सेविंग कैसा करना है, क्या करना है, इसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए। नहीं तो फैमिली बजट में क्या होता है, ये आपने यहाँ जो शादी करते हैं तो आदमी क्या इन्वेस्ट करता है वाइफ को पता नहीं रहता है, वाइफ क्या करती है वो पता नहीं रहता है।
तो पारदर्शिकता हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए। ये पारदर्शिकता यदि दोनों में रही तो वैवाहिक जीवन बहुत सफल हो सकता है। क्या इसलिए किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ। और अभी जो सोशल मीडिया सर, अभी के समय में ये सोशल जो मोबाइल्स ये सब आज बहुत खतरनाक है यस। लेकिन सर क्या इसमें दहेज भी इस तरह से अपना भूमिका निभाता है क्या? बच्चे के घर वाले भी बहुत बड़े भूमिका निभाते दोनों को तोड़ने में सर। देखिए दहेज वाला मामला कैसा रहे, ये थोड़ा अलग टाइप के अपने यहाँ सिस्टम कैसी है, शादी ठहराते हैं हस्बैंड वाइफ के माता पिता या मामा या रिलेटिव, दोनों के माता पिता या रिलेटिव। वो आपस में क्या डिस्कस करते हैं ये हस्बैंड वाइफ को मालूम ही नहीं रहता है बहुत बार। अच्छा, इतना पैसा दे दो या पैसा मत दो, इतना सोना दे दो या फिर फ्रिज टीवी जो कुछ घर के सामान दे दो ये सब दोनों को पता नहीं रहता है बहुत बार। और इसके लिए शादी करना है क्या, ये पहले शादी के पहले हस्बैंड वाइफ ने तय करना चाहिए कि मैं ये दहेज नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। और ये दोनों के आपस में बात करके यदि डिसाइड करेंगे तो फिर फैमिली वाले इसमें इंटरफेयर ही नहीं कर सकते हैं। पर इसमें दोनों अपने तरीके से चुप रहते हैं। लड़की वालों को भी लगता है कि वह मेरा अच्छा होना चाहिए इसलिए माँ बाप मुझे करे, लड़के वाले की अपेक्षा रहती है और ये अपेक्षा ही घातक रहती है। यस, क्या बात है सर। और दूसरी बात है सोशल मीडिया का, तो मैंने बताया ही है, सोशल मीडिया का सबसे बुरा असर ये होता है और इसका इतना परिणाम होता है कि अभी जैसा अभी दिन भर काम करने के बाद रात को 1:30-12 बजे तक यूट्यूब देखते बैठना, पिक्चर देखते बैठना, उसमें रील्स देखते बैठना, फिर एक जन सो जाता है, एक जन उठा है, फिर देरी से उठना, ये सब इसका इम्पैक्ट होता है कि एक में संशय की भावना उसमें निर्माण होती है। ये सब नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो इसका फ़ायदा भी हो सकता है। या स्वभाव एक तो संशयित रहता है, औरतों का भी स्वभाव संशयित रहता है। सपोज IT में कोई काम कर रहा है, तेरे 10 मित्र हैं क्या, तुम लड़कियों से क्यों फ़ोन करता है, या फिर लड़की काम कर रही होंगी तो उसके यदि मेल फ्रेंड्स होंगे तो उस बारे में संशय लिया जाता है। तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि पारदर्शिकता रहती है। बहुत बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ अपने एक को मोबाइल का कोड नंबर ही नहीं बताते हैं, इसलिए फिर वो सब बढ़ते हैं। दोनों का फ्री होना चाहिए, एक्सेस फ्री होना चाहिए। लोग इसमें सर कहते हैं कि प्राइवेसी नाम की नहीं, प्राइवेसी रही, पर किस चीज़ की प्राइवेसी रहना चाहिए। यदि मेरा कोई लफड़ा नहीं है, मेरा कुछ गड़बड़ नहीं है, तो मेरे वाइफ के साथ प्राइवेसी छुपाने की क्या ज़रूरत है, या वाइफ को इसकी छुपाने की क्या ज़रूरत है। क्या बिल्कुल बात ये पारदर्शिकता रही तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होते हैं। ये बात बहुत अच्छा बताया सर, और आशा रखते हैं कि सर से फिर कभी मुलाकात हो, इस पर गहरी बात। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इस प्रकार का वीडियोज आप लोग के पास आए, ऐसा हो और समाज में ये इस प्रकार की जागरूकता बढ़े। हम समाज में एक कोई समाज का खास बात नहीं करते, हम पूरे भारत नहीं विश्व पे सोच रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ के लिए कदम उठाना चाहिए। तो सर आप इस चैनल के माध्यम से, हमारा अपना मंच के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ लोगों को कुछ बताना चाहेंगे सर इस तरह से? मेरा एक ही महत्वपूर्ण कहना है कि शादी होते टाइम अपन माँ बाप को चॉइस करने का चांस अपने को नहीं रहता है, पर शादी करते टाइम अपने पार्टनर चॉइस करने का चांस अपने को रहता है। बिल्कुल। तो ये इसका सही तरीके से अपनी इच्छा अनुसार, अपने अपेक्षा अनुसार, मैंने जो भाव विश्व कुंडली दी है मेरे बुक में, उसमें सभी चीज़ का अध्ययन करके और अपने को कैसा पार्टनर चाहिए, अपने अपेक्षा क्या है, ऐसा दोनों जब हस्बैंड वाइफ सोचेंगे तब सही तरीके से। सर आपका किताब जो है वो मराठी में है? मराठी में बुक्स है। तो हिंदी और इंग्लिश में उसको कब? ये अभी करेंगे इसमें, और होगा तो आपको जरूर बताएंगे। जरूर। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आशा रखते हैं कि सर आगे भी इस प्रकार की चर्चा में हम लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल। अगर नहीं हो पाया मतलब इस तरह से, तो ऑनलाइन जरूर बातें करेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। यस।